नमस्कार दोस्तों, मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस और ये हमारा लेक्चर है मध्य प्रदेश जीके का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इससे पहले कि 5 पार्ट डल चुके हैं तो आप उनको देख सकते हो और साथ में करंट अफेयर के भी लेक्चर्स हैं जिनके 3 पार्ट डल चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ये मोटिव हमारा एमपीपीएससी और एमपीएसआई जो होने वाला है 21 का, उसको फोकस करते हुए। ठीक है, तो मालूम है नई नई चीजें अपन पढ़ रहे हैं इसमें और बिल्कुल पढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देखो, एक आप जानते होंगे मध्य प्रदेश का जिला है कटनी, सभी जानते हैं उसको। ठीक है, कटनी की एक तहसील है ढीमर खेड़ा तहसील। ठीक है, कटनी में एक तहसील आती है ढीमर खेड़ा तहसील। उस तहसील का एक गांव है करौंदी गांव, करौंदी विलेज, करौंदी गांव। इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है मनोहर विलेज। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि करौंदी विलेज इतना फेमस क्यों है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से बताया इसको कि कहाँ क्या आता है, कौन सी तहसील में। याद रखना, ढीमर खेड़ा तहसील है कटनी जिले की और इस तहसील में एक गांव आता है करौंदी, उसका नाम बदल दिया और कर दिया है मनोहर विलेज। ठीक है, तो ऐसी क्या खास बात है और करौंदी में ऐसी क्या खास बात है, इसका नाम भी बदल दिया गया, वो भी मनोहर जी के नाम पर। तो देख लो आप ध्यान से। पहले तो ये रहा करौंदी, कटनी सभी को मालूम होगा, है ना। ये अगर एमपी है हमारा, तो एमपी में जब आप यहाँ पर आएंगे ना, ये यहाँ पे इसके ये वाले यहाँ पे ये इस पोर्शन में, तो ये आपको कटनी जिला मिलेगा और कटनी का ये करौंदी गांव है। आप एक चीज देख रहे हो, इसके ऊपर लिखी हुई है सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। मतलब ये हुआ कि ये भारत का ज्योग्राफिकल सेंटर है। पूरे भारत का ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी जिसे अपन पढ़ते हैं, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस तरह से बटा हुआ है, इसे अपन ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी या नामा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका कोई आपसे सेंटर पॉइंट पूछ ले तो याद रखिए कटनी की तहसील में आने वाला करौंदी गांव यही है। तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह काम आने वाला है। क्या बोला मैंने? सेंटर पॉइंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिया या सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। एमपी के कटनी जिले के ढीमर खेड़ा तहसील में आता है और इसी का नाम अब बदल दिया गया और रखा गया मनोहर विलेज। तो आपको याद समझ में आ गया होगा करौंदी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया है और इसका नाम क्या कर दिया है, मनोहर विलेज कर दिया है। अब मनोहर विलेज से क्या मतलब है दोस्तों? देखिए, मनोहर क्यों नाम रखा गया, मनोहर है कौन? तो आपको एक चीज याद रखनी है। एक डॉक्टर थे हमारे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, है ना, पीएचडी होल्डर होंगे, तो उनका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनकी ही इंस्पिरेशन से एसपी चक्रवर्ती ने वहां पर रिसर्च का काम शुरू किया था। कहां पर? करौंदी गांव में। किसकी इंस्पिरेशन से शुरू किया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की इंस्पिरेशन से, है ना। इनसे जो भी मतलब ये इनसे इंस्पायर थे, एसपी चक्रवर्ती जी राम मनोहर लोहिया से इंस्पायर थे और वहीं पर रिसर्च का काम, मतलब रिसर्च समझ रहे हो ना, किसी भी फील्ड में रिसर्च हो सकती है, तो रिसर्च का कुछ काम इन्होंने शुरू किया। अब पहले तो ये पता होना चाहिए रिसर्च किससे जुड़ी हुई है, तो ये भी ध्यान सुनिए। चक्रवर्ती साहब जो हैं, ये कौन है जो रिसर्च कर रहे थे? तो ये कोई और नहीं दोस्तों, ये फाउंडर हैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है दोस्तों, जबलपुर कटनी से लगता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो आप सुनते हो, ये गवर्नमेंट जो कॉलेज है, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है एसपी चक्रवर्ती और ये अपना गुरु किसको मानते थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को। तो आप समझ गए होंगे इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, तो बस रिसर्च भी वैसी है। तो यहाँ पर रिसर्च ये कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब ये एक छोटी सी कहानी है। अब क्योंकि यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे और क्योंकि करौंदी बाय चांस जो है ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ बन गया इंडिया का, तो क्या किया इन्होंने? अब इन्होंने देखा कि कहानी इसकी पीछे की है और ये बंदे से भी ऊपर का बंदा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, तो बस और कुछ नहीं किया दोस्तों। आप ये मनोहर देख रहे हो, समझ गए होगे आप मेरी बात। ठीक है, तो क्योंकि चक्रवर्ती जी इनसे इंस्पायर थे, इसीलिए राम मनोहर लोहिया की याद में, है ना, उनको भैया क्या कहना चाहिए, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में अब करौंदी गांव का नाम बदल करके रख दिया गया मनोहर गांव। समझ गए? तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। इसमें आपको एक चीज और समझ में आ गई कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के फाउंडर कौन है? एसपी चक्रवर्ती। ठीक है, तो सारा कुछ याद रखना। और ये 1956 में वहां पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें। जैसे कि आप सबको पता है कि एमपी के हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं जो कि अभी तक कहीं नहीं है, लेकिन आने की इनकी बहुत संभावना है, हम उन पर बात करेंगे। जैसे कि आपसे कभी पूछ लिया जाए ना कि नियरेस्ट कंट्री टू एमपी, भाई इंडिया से हमारे बहुत सारे जो कहना चाहिए कंट्रीज लगती हैं, है ना। और सबसे लंबी बाउंड्री इंडिया की किससे शेयर होती है? बांग्लादेश से। नो डाउट आपको ये पता ही होगा, है ना। सबसे लंबी बाउंड्री हमारी इस कंट्री से लगती है। ठीक है, लेकिन नेपाल से भी लगते हैं हम, है ना, ऐसे चाइना से भी लगते हैं, इधर पाकिस्तान से भी लगते हैं, अफगानिस्तान से भी लगते हैं। तो ये तो हो गई बात है सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जितनी कंट्रीज हमसे इंडिया से लगती हैं, उनमें से सबसे पास की कंट्री कौन सी है? मध्य प्रदेश के। अब आप सुन रहे हो, तो कौन सी कंट्री है जो सबसे पास में है? बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनमें से कौन सी कंट्री सबसे पास पड़ती है? तो याद रखिएगा वो नेपाल है कंट्री जो मध्य प्रदेश से पास में है। ठीक है, जितने भी हमारी बाउंड्रीज में कंट्रीज हैं
अलग अलग, उनमें सबसे पास मध्य प्रदेश के हिसाब से कौन सी है? नेपाल। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि ये तो कंट्री हो गई जो लैंड पे है, जो आइलैंड वाली कंट्री है, ऐसी कौन सी आइलैंड कंट्री है जो एमपी से पास में लगती है? तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये कौन सी है? श्रीलंका है। और ये सिर्फ श्रीलंका, सिर्फ ऐसी, ये श्रीलंका एक ऐसा आइलैंड कंट्री है, सिर्फ एमपी के ही पास नहीं है, इंडिया के भी सबसे पास आइलैंड कंट्री सिर्फ श्रीलंका ही है। मतलब एमपी के हिसाब से भी देखोगे तो नियरेस्ट आइलैंड कंट्री श्रीलंका ही होगी, और इंडिया के हिसाब से भी पूछोगे तो भी नियरेस्ट आइलैंड कंट्री हमारी श्रीलंका ही होगी। समझ गए आप सभी के सभी? अब कभी पूछ लिया जाए कि नियरेस्ट सी, सबसे पास का समुद्र कौन सा है मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के हिसाब से पूछ रहे हैं ये आपसे। जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं एमपीजी के ऊपर। तो नियरेस्ट सी भाई कौन सा है? बंगाल की अरब सी, तो याद रखिएगा अरेबियन सी है। अरेबियन सी हमारे सबसे पास में है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब कुछ और क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं जो ऊपर है हमारे पास। जैसे कि सेंटर की बात हुई, अब आपसे पूछा जाए कि सेंटर ऑफ अर्थ कहां पर है, तो सेंटर ऑफ अर्थ आपका यहां, ये सारे क्वेश्चन मैंने अलग से रख दिए क्योंकि सबके सब सेंटर सेंटर सेंटर, देख रहे हो बहुत सेंटर में परेशानी होती, तो मैंने सेंटर के सारे डाउट दूर कर लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ पूछा जाए तो याद रखिएगा मंगल नाथ, ये उज्जैन में है, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ पूछ रहा हूं, सेंटर ऑफ अर्थ कहां पर है, तो याद रखेंगे मंगलनाथ उज्जैन में। कोई आपसे पूछ ले सेंटर ऑफ ग्रेटर इंडिया, ठीक है, मैं अभी प्रेजेंट डे इंडिया पर भी आऊंगा, लेकिन आपको सारे सेंटर याद रखने, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। सेंटर ऑफ अर्थ पूछा तो मंगलनाथ उज्जैन में, सेंटर ऑफ ग्रेटर इंडिया पूछा तो ये है भैया बरसाली बैतूल में, ठीक है, बरसाली बैतूल में। और बैतूल दोस्तों सभी के सभी जानते होंगे किससे लगता है, ये महाराष्ट्र से लगता है ये जिला, ठीक है। बैतूल कहां लगता है? महाराष्ट्र से लगता है, बैतूल में आता है बरसाली, और ये है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेटर इंडिया, ठीक है। अब आपसे पूछा, ये अभी तक सेंटर सेंटर पूछ रहे थे, अब सेंटर विलेज पूछा जाए पूरे इंडिया का, तो अब भी पढ़ा आपने कौन सा है? करौंदी कटनी का, है ना, ढीमरखेड़ा तहसील में आता है, और इसका नाम अब बदल के क्या रख दिया गया है? मनोहर विलेज। तो याद रखेंगे करौंदी सेंटर विलेज ऑफ अनडिवाइडेड, ये देखो अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि जब हमारा भारत आजाद नहीं था, यानी कि जब हम डिवाइड नहीं थे, अनडिवाइडेड थे, तब की बात है ये, तब ये गांव जो है बीच में पड़ता था। और अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों? इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, अभी भी है सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, समझ गया ना, ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया यही, ठीक है। और क्या कहना चाहिए, हाँ, तो ये तो था भैया अनडिवाइडेड इंडिया का। अब है सेंटर प्रेजेंट डे इंडिया, अगर प्रेजेंट डे के हिसाब से पूछोगे वो तो अनडिवाइडेड था अभी मैं आपसे, लेकिन ध्यान सुनना, मैं आपको यहाँ पे विलेज की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं विलेज की बात कर रहा हूं, गांव की। गांव अनडिवाइडेड इंडिया का तब भी करौंदी ही था, और जब डिवाइड हुआ तब भी करौंदी ही है। क्लियर होगी बात? और अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर पॉइंट ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया, तो ये क्या है दोस्तों? ये है विदिशा। ये क्या है? विदिशा। देख रहे हो, मतलब अब हमारा जो प्रेजेंट डे का इंडिया का जो सेंटर है वो विदिशा है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि भैया मध्य प्रदेश का सेंटर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सेंटर है सागर में। क्लियर होगी बात? फिर से रिपीट कर लेते हैं, गांव अनडिवाइडेड इंडिया का पहले क्या था? करौंदी, कटनी, मनोहर, ठीक है, ये विलेज की बात थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेंटर ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया का क्या है? विदिशा, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा आएगा ना वो साफ साफ आपको लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात दोस्तों? बहुत बढ़िया। और सेंटर ऑफ एमपी क्या है दोस्तों? सागर। चलो फिर ये भी आप समझ गए, ठीक। और तो इसमें कुछ है नहीं खास बताने के लिए आज, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये तो आपको पता है नियरेस्ट की बात हो रही है। सबसे पहले सनसेट कहां पर होता है? सनसेट कहां पर होगा, मतलब कहां पर सबसे पहले निकलता है? अगर ये एमपी है और अगर मान लो ये पूरा का पूरा इंडिया है, इंडिया में आता है एमपी, आप सबको पता है, तो आपको मालूम है ना कि सबसे पहले सूरज उगता है यहां पर ईस्ट में ही उगेगा, इंडिया के भी ईस्ट में ही उगेगा। और इंडिया के सबसे ईस्ट की जो स्टेट है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इंडिया के हिसाब से पूछा जाए सबसे पहले सूर्य कहां पर उगता है, तो कहां पर उगेगा साहब? यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबिथू, किबिथू है ना, किबिथू में उगता है। और इंडिया के हिसाब सबसे लास्ट में, वेस्ट में, सबसे आखिरी में, वेस्ट में, मतलब सूर्यास्त सबसे आखिरी में कहां होगा भाई? यहां से पूरा सूरज ढल चुका है और यहां पर अब ढलना है। तो ये क्या है? ये गौहर महल है ना, गौहर महल है ये। और गौहर महल कहां पर है? ये गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉइंट ये है, मतलब जहां पर सबसे आखिरी में सन डूबेगा और सबसे शुरू में सबसे पहले सन उगता है किबुथी, अरुणाचल प्रदेश में। और एमपी के हिसाब से पूछा जाए तो सिंगरौली में, ठीक है, सिंगरौली में सबसे पहले सूरज उगेगा, और ये ईस्ट में, और यहाँ वेस्ट में सबसे कहां पर सबसे आखिरी में यहां पर सबसे पहले उगेगा और डूबेगा कहां? आखिरी में अलीराजपुर, है ना, अलीराजपुर में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। क्लियर होगी बात, है ना। तो इतनी कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। और ये याद रखिए कि एमपी का जो टाइम डिस्टेंस है ना, वो कितने मिनट का है? 34 मिनट का है। टाइम डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, 34 मिनट का है, ठीक है। बाकी आप फिजिकल डिस्टेंस तो जानते ही होंगे, ऐसे में अपना कितना है? 870,
है ना, और ऐसे में कितना 605, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ऐसे में हमारी ये क्या है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी क्या है, विड्थ है, ठीक है दोस्तों, है ना। और क्या बचा, और तो कुछ नहीं बचा भैया, ठीक है। और आपको इंडिया का अगर पूछे कोई कि भैया इंडिया की ऐसी लेंथ बता दो हमको, इंडिया की ऐसी, तो ऐसी कितनी दोस्तों, ऐसे पूरी नॉर्थ से लेकर के इस नॉर्थ तक की, जल्दी से कितनी हो सकती है यहाँ से, और बाकी तो पता होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री तक जाता है ये, ठीक है। ऐसे में हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड जाता है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। अगर कोई आपसे ऐसे पूछ ले कि लॉन्गिट्यूड में बताओ हमको, लॉन्गिट्यूड में यहां से लेकर के यहां तक तो आपको पता ही होगा 68 से शुरू होते हैं और 97 तक चले जाते हैं हम, ये भी बात आपको क्लियर होगी। और कोई आपसे पूछ ले कि इंडिया की लेंथ बताओ हमें इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट और ऐसे कैसे, तो ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है, ये ऐसे में है ना, मतलब वहां से लेकर के यहां तक, मतलब गुजरात के वहां से लेकर के अरुणाचल के किबुती तक आप जब जाएंगे तो आपको 2933 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई ऐसे पूछ ले तो 3214 किलोमीटर, ऐसे, है ना, यानी कि इस तरह से नॉर्थ टू साउथ से लेकर के, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इतना किलोमीटर है, और ऐसे में जाओगे तो 2933 किलोमीटर है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो ये था भैया आज के लेक्चर में खास, मैं यहां पर मेन आपको बताने आया था सेंटर पॉइंट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में जीके के, अगला लेक्चर अपना करंट अफेयर का होगा, ठीक है। तो बी देयर ऑन टाइम। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।